हेलो फ्रेंड्स, हम लोग फिर हाजिर हो चुके हैं सेकेंड डे में। फर्स्ट डे हम लोगों ने नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग उससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए नेपोलियन का पतन पढ़ेंगे और उससे आगे जो फिर वियना सम्मेलन जो हुआ है 1815 में, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है वियना सम्मेलन। ओके, कल हम लोग के बारे में थोड़ा सा रिवाइज कर लें। ओके, वेरी गुड। 1769 1769 15 अगस्त किसके जन्म हुआ था? बोलिए बोलिए बोलिए। नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म कब हुआ था? 15 अगस्त 1769। मृत्यु कब हुई थी? 1821 में। कब हुई थी? 1821 में। 1799 में उन्होंने तख्ता पलट किया था। 1804 में उन्होंने राजगद्दी संभाली थी और 1804 में ही उनको क्या मिला था? उन्होंने नेपोलियन कोड लागू किया था। ठीक है, उन्होंने बहुत सारे सुधार किए थे। चलिए उनके बारे में अब हम लोग पढ़ चुके हैं, आगे बढ़ते हैं। तो फिर वियना सम्मेलन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। आप लोग का स्लाइड लगा हुआ है, आप लोग अच्छे से इसको लिख सकते हैं, इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। ठीक है, और शेयर भी कर सकते हैं। ये तो आप लोग करना चाहिए, अगर अच्छा लगे तो कमेंट्स भी करना चाहिए। ओके, चलिए तो वियना सम्मेलन के बारे में हम लोग समझते हैं। तो सबसे फर्स्ट, ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना। सबसे पहले वियना सम्मेलन का मतलब क्या है? वियना क्या है? ऑस्ट्रिया जो देश है उसकी राजधानी थी। कौन है? वियना। ओके, तो वियना सम्मेलन से आप क्या समझते हैं? 1815 में जब नेपोलियन को वाटरलू की लड़ाई में हार हो गई, ठीक है, उसके बाद ऑस्ट्रिया का जो चांसलर था, जो घोर प्रतिक्रियावादी था, बहुत खतरनाक व्यक्ति था। उसने क्या किया ना कि जैसे कि बहुत सारे देश, जैसे कि ऑस्ट्रिया हो गया, रूस हो गया, प्रसा हो गया, ब्रिटेन हो गया, सबको सम्मिलित रूप से मिला करके उसने और एक बैठक बुलाई, एक सम्मेलन बुलाई। कहाँ? ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में। ओके, उसी को हम लोग वियना सम्मेलन कहते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि वियना सम्मेलन से आप क्या समझते हैं? तो 1815 में यूरोप के शक्तिशाली देशों द्वारा वियना में आयोजित सभा को वियना सम्मेलन कहा जाता है, जिसका उद्देश्य क्या था कि नेपोलियन का जो पतन हुआ उसके बाद यूरोप में शांति और संतुलन स्थापित करना था। शांति और संतुलन तो बस कहने के लिए था, इससे तो उसका कोई वास्ता नहीं था। वियना सम्मेलन का प्रमुख कौन था? तो वियना सम्मेलन का प्रमुख मेटरनिक था, जो ऑस्ट्रिया का चांसलर था। कहाँ का चांसलर था? ऑस्ट्रिया का चांसलर था। वियना सम्मेलन में किन किन देशों ने भाग लिया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस सम्मेलन में ऑस्ट्रिया, रूस, प्रसा और ब्रिटेन प्रमुख रूप से शामिल थे, जो कि जीते थे देश, जिन्होंने मिलकर नेपोलियन को वाटरलू की लड़ाई 1815 में हराई थी। वियना सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसका आप लोग याद जरूर कीजिएगा। वियना सम्मेलन में अस्थायी शांति स्थापित करना, शक्ति संतुलन बनाए रखना और पुराने राजवंश, जो बुर्बो राजवंश को हटा दिया गया था ना, तो अभी बुर्बो राजवंश को फिर से पुनर्स्थापित करने का उसका उद्देश्य था। ठीक है, आगे हम लोग क्वेश्चंस में देखेंगे कि पुनर्स्थापना के रूप में बुर्बो राजवंश के रूप में किसको लाया गया? तो बुर्बो राजवंश के रूप में लुई 18वें को लाया गया था। ओके, मेटरनिक कहाँ का चांसलर था? तो मेटरनिक ऑस्ट्रिया का चांसलर था, जो कि घोर प्रतिक्रियावादी था। चलिए सेकेंड पे आते हैं हम लोग। वियना सम्मेलन द्वारा किसके युग का अंत हो गया और किसके युग की शुरुआत हुई? तो हार हो गई थी उसकी। किसकी हार हो गई थी? नेपोलियन के 1815 में। उसी के जस्ट बाद नेपोलियन की हार हुई वाटरलू की लड़ाई में और इसको बुला लिया गया। ठीक है, क्यों? उसके द्वारा जो भी चीज़ें रखी गई थी, मतलब नेपोलियन के द्वारा जो भी चीज़ों को स्थापित किया गया था, जो भी चीज़ों को उन्होंने अच्छे तरीके से किया था, उसको सबको हटा के पुराने चीज़ों को फिर से लाना, मतलब राजतंत्र को फिर से लाना, मतलब उनके द्वारा किए गए जो भी कार्य था सबको हटा देना। ठीक है, तो वियना सम्मेलन द्वारा नेपोलियन बोनापार्ट के युग का अंत हो गया। रूढ़िवादी मेटरनिक युग की शुरुआत हुई। मेटरनिक यहाँ से अब एक अच्छा तुरुप का पत्ता के रूप में सामने होता है। यहाँ से मेटरनिक युग भी बोलते हैं, मतलब 1815 से लेके 1848 के बीच में। 1848 में फिर मेटरनिक का पतन होता है, जो हम लोग अभी देखेंगे। इसके बाद 1830 की क्रांति देखेंगे, 1848 की क्रांति देखेंगे। उसके बाद मतलब कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं, जैसे कि वियना सम्मेलन में इटली को 7 भागों में बाँट दिया गया था। ठीक है? किसने बाँटा? मतलब वियना सम्मेलन के द्वारा मेटरनिक ही माना, तो मेटरनिक ने बाँटा था। सिसिली और नेपल्स के प्रदेश किसे दिए गए? वहाँ के 2 प्रदेश थे, वो किसे दिए गए? तो बुर्बो राजवंश के सम्राट फर्डिनेंड को दिए गए। ठीक है? जर्मनी में 39 रियायतों का संघ किसने बनाया था? तो वियना सम्मेलन के द्वारा जर्मनी में 39 रियायतों का संघ बनाया गया था। कितना? 39।
वियना सम्मेलन के बाद किस व्यवस्था को लागू किया गया? शक्ति संतुलन, बैलेंस ऑफ पावर की व्यवस्था लागू की गई, उसमें मतलब किया गया, व्यवस्था लागू किया गया, ठीक है? और पुराने राजवंश को लाया गया, लोकतंत्र को हटा के राजतंत्र को लाया गया, ठीक है? वियना सम्मेलन के बाद किस राजवंश को पुनः स्थापित किया गया? तो बोर्बो राजवंश को पुनः स्थापित किया गया, जिसका राजा ये लुई 18वां बना था, ठीक है? लास्ट स्लाइड में हम लोग आते हैं। वियना सम्मेलन के बाद फ्रांस का सम्राट कौन बना? तो फ्रांस का सम्राट लुई 18वां बना। फ्रांस के सम्राट की ओर से संवैधानिक घोषणा पत्र कब जारी किए गए? तो 1814 में संवैधानिक घोषणा पत्र जारी किया गया था रूस के सम्राट के द्वारा, चार्टर। वियना की संधि ने किस विचारधारा को दबाया? ये ध्यान से देखिएगा, उन्होंने राष्ट्रवाद और उदारवाद की जो भावना थी, वो जो विचारधारा था, उसको उसने दबाया। वियना की संधि के अनुसार किसे पुनः गद्दी पर बैठाया गया? पुराने राजवंश। कौन से पुराने राजवंश? बोर्बो राजवंश, ठीक है? वियना की संधि का एक नकारात्मक प्रभाव क्या था? राष्ट्रवाद का दमन। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा हमारे ये जो हमारा एनसीईआरटी बुक था, जो क्लास के अकॉर्डिंग है, उसके अनुसार हम लोग थोड़ा सा इसको रिवाइज कर लेते हैं। आप लोग ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? नेपोलियन के जस्ट पतन के बाद यूरोप की विजयी शक्तियाँ राजधानी वियना में 1815 में आई, ठीक है? जिनका उद्देश्य यूरोप में पुनः उसी व्यवस्था को स्थापित करना था जो हटा दिया गया था, किसके द्वारा? नेपोलियन के द्वारा। इसके बाद 1815 में वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने किया था? ऑस्ट्रिया के चांसलर कौन थे? मेटरनिक ने किया था, ठीक है? यूरोप में उस शांति संतुलन को स्थापित करना इसका मुख्य उद्देश्य है, जिसके नेपोलियन के युद्धों ने समाप्त कर दिया था, ठीक है? उसके बाद हम लोग देखते हैं कि इसके द्वारा नेपोलियन युग का अंत माना जाता है और मेटरनिक युग की शुरुआत माना जाता है। इटली पर अपना प्रभाव स्थापित करने के लिए मेटरनिक ने उसे कई राज्यों में विभाजित कर दिया। मेन रूप से 7 बोला जाता है, जिसमें सिसिली और नेपल्स के प्रदेश बोर्बो के राजवंश फर्डिनेंड को दे दिया गया, रोम और आसपास के राज्य पोप को दिए गए, लोम्बार्डी एवं वेनेशिया को ऑस्ट्रिया को दे दिया गया, परमा, सोडेना और टर्कनी के प्रांत हाब्सबर्ग राजवंश को दे दिया गया। इतना आप लोग को जानने की जरूरत है, जो भी क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया उसे अच्छे से याद कीजिए, उसे अच्छे से पढ़िए, ओके? जर्मनी में जो 39 रियायती का संघ बनाया, वो फिर अप्रत्यक्ष रूप से ऑस्ट्रिया के ही अधिकार में रहा, ठीक है? लेकिन यह व्यवस्था इस तरह वियना सम्मेलन प्रतिक्रियावादी शक्तियों की विजय थी। जो भी प्रतिक्रियावादी चीज़ें थी, उसकी इसमें विजय हो गई, मतलब विजय माना जाता है। लेकिन यह व्यवस्था स्थायी साबित नहीं हुई। जल्द ही यूरोप में राष्ट्रीयता की भावना का प्रसार हुआ, जिससे यूरोप में लगभग सभी देश क्या हुए? प्रभावित हुए, ठीक है? इस तरीके से हम लोगों ने आज वियना सम्मेलन को भी अच्छे से पढ़ लिया। और कल तो हमारा दूसरा कुछ टॉपिक्स है, हम सोचते हैं थोड़ा-सा मैथ्स भी आप लोगों को सॉल्व कराएँ, मैथ्स भी सिखाएँ, ठीक है? तो मेरा थोड़ा-सा स्टैंड का प्रॉब्लम है, वो भी करेंगे। थोड़ा-सा इसको आप लोग लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा कैसा लगा, जहाँ तक भी पहुँच रहा है, जो भी कमियाँ हैं, जो भी अच्छाइयाँ हैं, ज़रूर बताइएगा, ठीक है? कमियाँ ज़्यादा हमें चीज़ों को अच्छे से काम करने के लिए वो करती है। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड नाइट। गुड नाइट।